नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर चूजिंग माय यूट्यूब चैनल टू स्टडी द भारतीय न्याय संहिता। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शन के बारे में। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। This content is for general information only and not legal advice. Consult a licensed attorney for advice specific to your situation. We are not responsible for any actions taken based on this content. तो जैसा कि हम लोग दोस्तों पिछले वीडियो में अपने जिसमें हमने सेक्शन 14 को कवर किया था, उसमें हमने बताया था कि सेक्शन 14 एंड 17 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता शुड और मस्ट बी रेड टुगेदर, साथ में पढ़ना है। लेकिन अब उसमें आपको बताएं कि वो भाई वीडियो लेंदी हो जाता है, दैट्स वाई मैंने समझ लो कि जो पिछला वीडियो बनाया था उसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। और इस वाले वीडियो में हम सोनली सेक्शन 17 को कवर करेंगे जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में दिया गया है, और ये एक जनरल डिफेंस है, ठीक है। और जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में बात भी कर चुके हैं, जो जनरल डिफेंस है जिसे हम जनरल एक्सेप्शन के रूप में जानते हैं, हमारे नए भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 14 to 44 गिवन है, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम सोनली सेक्शन 17 के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट्स इसमें मैंने दिए हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसको जो सेक्शन 17 के रिगार्डिंग है, ठीक है, उसको आपको अपने माइंड में रखना है और इन सारी चीजों को अपने ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए इसको पहले थोड़ा सा बता देते हैं, ओके। तो जो सेक्शन 17 है भारतीय न्याय संहिता का, वो किसके जगह पे आया है? सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी 1860 के जगह पे। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सेक्शन 79 एंड 76, ठीक है, 76 मतलब अब हमारे भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 14 के जगह पे था, ठीक है। तो जो सेक्शन 14 एंड 17 है भारतीय न्याय संहिता का, वो सब्सिक्वेंटली रिप्लेस करता है 76 एंड 79 को, ठीक है। तो अब एक चीज और ध्यान रखना है कि जो 76 और 79 में पहले आईपीसी में दिया हुआ था, उसका डिट्टो कॉपी पेस्ट हुआ है दोस्तों, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं जो हमारे नए भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 14 एंड 17 को लाया गया है, ओके। तो इसमें पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि 17 जो है वह हमारे 79 के जगह पे आ गया है, बस इसको ध्यान रखना है। और अगर ऐसा ना करना तो खाली 17 ही याद कर लो, क्योंकि सेक्शन 17 को ही आपको आगे ध्यान रखना है और आपको काम आएगा, ओके। तो अब जो सेक्शन 17 है ना भारतीय न्याय संहिता 2023 का, यह एक एक्सेप्शन है जो कि अप्लाई होता है जब एक व्यक्ति लॉ के द्वारा जस्टिफाई हो, ठीक है। और जो यह 17 है यह लागू होता है एक इंडिविजुअल पे, ठीक। अब यह इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, चाहे पब्लिक हो सकता है या प्राइवेट पर्सन हो सकता है। अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या प्राइवेट पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ है तो उसे हम एक्सेप्शन देते हैं 17 में, ठीक। और जैसा कि हम बात कर चुके थे पहले ही वीडियो में कि सेक्शन 14 एंड 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है वह एक एक्सक्यूजेबल जनरल डिफेंस है, ठीक है। मतलब कि इसमें आपका मेंस रिया नहीं होता, एक्टस रिया होता है। तो इसलिए यहां पर जब मेंस रिया नहीं होता, एक्टस रिया होता है, इसलिए यहां पर आपको जनरल डिफेंस दे दिया जाता है। और इस तरीके के जितने भी जनरल डिफेंसेस होते हैं जिसमें मेंस रिया नहीं होता, केवल एक्टस रिया होता है, तो उसे हम एक्सक्यूजेबल जनरल डिफेंस बोलते हैं। इसको हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ जस्ट फॉर क्या कहते हैं दोबारा बताने के पर्पज से हम सोचे कि इसको बता देते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, तो दोस्तों इतना हम देख चुके कि जो 17 है वह 79 की जगह पे आ गया है। 79 का 70 जो है डिक्टो कॉपी पेस्ट है, और 17 जो है एक प्राइवेट पर्सन या एक पब्लिक अथॉरिटी पे लागू होता है अगर वह इंडिविजुअल जस्टिफाइड बाय लॉ हो तब। इंडिविजुअल नहीं, उसका एक्शन मतलब उसका एक्ट जो है या ओमिशन जो भी है, ठीक है, अगर वो जस्टिफाइड बाय लॉ है तो उसको हम सेक्शन 17 में एक्सेप्शन देते हैं। हम नहीं, मतलब हमारे ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, ओके। और इसको भी हम देख चुके हैं सेक्शन 17 जो है वह एक एक्सक्यूजेबल जनरल डिफेंस है। तो इतना सब बेसिक हो गया। अब एक चीज देखना है कि हम ये तो देख चुके कि 17 जो है वह किसी व्यक्ति विशेष या किसी पब्लिक अथॉरिटी को जस्टिफाई बाय लॉ करता है, ठीक है, या अगर व्यक्ति जस्टिफाइड बाय लॉ है तो उसको एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। अब इसमें कौन कौन फॉल करेगा उसके रिगार्डिंग कुछ सेक्शन दिए हैं, जैसे प्राइवेट पर्सन अगर कोई है, ठीक है, तो अब जैसे कोई प्राइवेट पर्सन कब इस सेक्शन में बेनिफिट पाएगा, इस सेक्शन 17 का बेनिफिशियरी होगा, तो उसके रिगार्डिंग कुछ सेक्शन दिए गए हैं। तो अगर सेक्शन 32 जो है, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का BNSS का, ठीक है, तो यह बताता है कि अगर कोई पर्सन पुलिस के अलावा अगर वारंट एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है तो उस टाइम उसको भी सेक्शन 17 में एक्सेप्शन दिया जाएगा। ऐसे ही अगर कोई प्राइवेट पर्सन, ठीक है, तो जो सेक्शन 14 है ना, सॉरी, जो सेक्शन 40 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, उसमें बताया गया कि कोई एक प्राइवेट पर्सन, जैसे आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं तो उस टाइम आपको इसमें डिफेंस दिया जाएगा कि नहीं, उसके रिगार्डिंग दिया गया, तो दिया जाता है आपको। लेकिन अब जो है अब एक टाइम लिमिट लगा दिया गया है, कितने टाइम के अंदर आपको वहां पर मतलब पुलिस के पास लेके जाना पड़ेगा व्यक्ति को, ठीक है, इसके रिगार्डिंग इसमें दिया है। तो सेक्शन 40 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वह भी आपको एक एक्सेप्शन देता है, ठीक, एक प्राइवेट पर्सन को सेक्शन 17 में।
ऐसे ही 74 एंड 75 वारंट से रिलेटेड है, इसमें अगर कोई प्राइवेट पर्सन इन्वॉल्व होता है तो उसको भी डिफेंस दिया जाता है। तो ये कुछ सेक्शन थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, जो कि सेक्शन 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 32, 40, 74, 75 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का है, ये जस्टिफाइड बाय लॉ है। ठीक है, और इन्हें जनरल डिफेंस दिया जाता है अंडर सेक्शन 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ये चीज हो गया। अब दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में बात किए थे सेक्शन 14 के बारे में, जो कि बाउंड बाय लॉ की कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता था। यहाँ जस्टिफाइड बाय लॉ है 17 में, और 14 में बाउंड बाय लॉ था। तो वहां पर एक सेक्शन है, ठीक है, जो सेक्शन 31 है, उसमें एक प्राइवेट पर्सन को भी डिफेंस दिया जाता है। ठीक है, 31 में याद रखना। और नहीं तो इन जनरल जो 14 है, सेक्शन 14, वह केवल पब्लिक अथॉरिटीज पे लागू होता है। ठीक, और जो 17 है वह पब्लिक अथॉरिटीज और एक इंडिविजुअल दोनों पे लागू होता है। ठीक, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक प्राइवेट पर्सन क्या होगा, जस्टिफाइड बाय लॉ हो सकता है कि मतलब कोई एक्ट किया और उसको लगा, कानून को लगता है कि उसने जो एक्ट किया वो सही था। ठीक है, जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है, मतलब उसको छूट दिया जा सकता है, तभी वो बच पाएगा ना। तो इसलिए, और एक कोई हो सकता है कोई सरकारी व्यक्ति हो, वह भी ऐसा कोई काम करे जिसमें वो बाउंड बाय लॉ नहीं था, मतलब उसको करना जरूरी नहीं था, लेकिन कानून को लगता है, लॉ को लगता है कि हाँ भाई उसको हेल्प होना चाहिए, एक्सेप्शन होना चाहिए, तो उसके जस्टिफिकेशन में भी 17 लग जाता है। तो धारा 17 जो है भारतीय नागरिक न्याय सुरक्षा भारतीय न्याय संहिता का, वह दोनों चीजों पे लागू होता है, एक क्या कहते हैं, एक प्राइवेट पर्सन पे, एक पब्लिक अथॉरिटी पे भी। लेकिन वहीं पर जो सेक्शन 14 था वो केवल क्या कहते हैं उसको, पब्लिक अथॉरिटीज पे लगता था। लेकिन पब्लिक अथॉरिटीज पे लगने के साथ साथ एक सेक्शन और है जो कि 31 है। ठीक है, तो सेक्शन 31 पे भी लगता है जब एक व्यक्ति बाउंड बाय लॉ होता है टू असिस्ट पुलिस एंड मजिस्ट्रेट। तो जो सेक्शन 31 है ना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, ठीक है, BNSS का, तो उसमें ऐसा है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट है या पुलिस ऑफिसर है तो उसको एक प्राइवेट पर्सन बाउंड बाय लॉ है कि उसको असिस्ट करे। तो इस केस में एक प्राइवेट पर्सन जो कि 31 में असिस्ट करता है एक मजिस्ट्रेट या पब्लिक क्या कहते हैं पुलिस को, ठीक है, तो उस टाइम उसको प्रोटेक्शन दे दिया जाता है सेक्शन 14 में। तो ये सेक्शन 14 का हम भूल गए थे, वहां नहीं लिखे, तो यहाँ मेंशन कर दिया गया है। लेकिन जो 17 में किसी सेक्शन में एक्सेप्शन दिया गया है वो यही सारे हैं। ठीक है, 32, 40, 74 एंड 75। और 14 के लिए एक प्राइवेट पर्सन को केवल सेक्शन 31 में दिया गया है। ठीक है, तो इतना मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो दोस्तों, हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं कि जो सेक्शन 17 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स थे उसको हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले स्लाइड में। अब इस स्लाइड में देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जस्टिफाइड एंड बाउंड बाय लॉ। क्योंकि भाई आज हम सेक्शन 14 को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम सोनली सेक्शन 17 को कवर करने जा रहे हैं। तो आपको जानना है, जब बहुत ज्यादा जरूरी है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जस्टिफाइड बाय लॉ एंड बाउंड बाय लॉ। ओके, तो इसमें जो जस्टिफिकेशन होता है, जस्टिफाइड होता है, उसका मतलब होता है कि जस्टिफिकेशन जो है एक प्रकार का डिफेंस है, ठीक है, जो कि डिफेंडेंट को, ठीक है, डिफेंडेंट को लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट कर देता है। मतलब कि एक डिफेंडेंट कोई है तो उसको उसकी लायबिलिटी, मतलब उसके ऊपर जो भी क्रिमिनल लायबिलिटी डाली गई है उससे एब्जॉल्व कर देता है। क्योंकि जो डिफेंडेंट का एक्शन है वो जस्टिफाइड होता है लॉ के द्वारा। अब जस्टिफाइड होना का मतलब क्या है कि उसे कानून के द्वारा गलत नहीं माना जाता। ठीक है, मतलब ये समझो, क्योंकि देखो कानून का सीधा सा एक चीज है कि अगर आपका मेंस रिया और एक्टस रिया दोनों होगा तभी आपके ऊपर एक क्रिमिनल लायबिलिटी रखी जा सकती है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आपका कोई एक्ट, ठीक है, आपका कोई एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ है, मतलब कानून के द्वारा मान लिया गया कि भाई ये एक रॉन्ग है नहीं, तो भाई आपको क्यों मतलब उसके लिए लायबल ठहराया जाएगा। सेम चीज कुछ सेक्शन दिए गए हैं, कुछ प्रोविजन दिए गए हैं कि जहां अगर आप उस सर्कमस्टांस में कोई एक्ट या ओमिशन करते हैं तो लॉ उसको एक रॉन्ग की तरह ट्रीट नहीं करता। ठीक है, तो रॉन्ग की तरह ट्रीट ना करना मतलब क्या हुआ कि आपको लॉ के द्वारा जस्टिफिकेशन दे दिया गया कि हाँ भैया आपका जो काम है वो सही है, यू आर नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो यही जस्टिफिकेशन का मतलब होता है। तो जो सेक्शन 17 है वो इसी पे है कि अगर आप कभी जब जस्टिफाइड बाय लॉ होते हैं तो उस टाइम आपको जनरल एक्सेप्शन दे दिया जाता है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एक्चुअली जस्टिफिकेशन। अब बाउंड बाय लॉ क्या होता है, इसको समझने के लिए हम अगर अब जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसका सेक्शन 2 क्लॉज 15 अगर पढ़ें, क्योंकि ये जनरल क्लॉज है जिसमें डेफिनेशन क्लॉज है जिसमें डेफिनेशन गिवन है भारतीय न्याय संहिता में। तो सेक्शन 2 क्लॉज 15 में जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू इसको डिफाइन किया गया। लेकिन हमें इससे क्या मतलब इलीगल से, मुझे तो मतलब है लीगली बाउंड टू डू। ओके, तो अगर इसमें जो है लीगली बाउंड टू डू को इस तरीके से मतलब इसमें डिफाइन किया गया है कि इट एक्सप्लेन्स
द टर्म लीगली बाउंड टू डू एज एक्ट्स which if omitted would amount to the commission of illegality by a person। मतलब इसमें बताया गया है कि लीगली बाउंड या बाउंड बाय लॉ का मतलब यह है कि यदि, ठीक है, कोई एक्ट है, ठीक है, उसको अगर नहीं किया जाता है, ओमिट किया जाता है, मतलब एक व्यक्ति है जिसके द्वारा एक काम को नहीं किया जाता है, तो उस जो एक्ट किया गया है उसको हम एक इलीगल एक्ट मानेंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि आपको कोई काम करने के लिए कहा गया है, ठीक है, कि इससे आपको करना ही है, आप उसको नहीं करते हैं, मतलब आप ओमिट करते हैं, तो इस ओमिशन को माना जाएगा कि आपने एक इलीगल एक्ट को कमिट किया है, ठीक है। इसमें ये चीज कहा गया है। मतलब सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जब आप बाउंड बाय लॉ होते हैं, ठीक है, तो या लीगली बाउंड होते हैं टू डू किसी चीज को, तो उसमें अगर आप उसको ओमिट करते हैं, मतलब उस चीज को नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक पनिशमेंट उसके बिहाइंड वर्क करता है, ठीक है। ये चीज इसमें दिया गया है। मतलब आप लीगली बाउंड है तो आपको करना है, नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि आपने एक इलीगल चीज को कमिट किया है और उसके लिए आप लायबल होंगे। इस चीज को इसमें बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है। तो जस्टिफिकेशन में क्या होता है कि कानून आपको मान लेता है कि आपका जो गलती है वह गलती नहीं है, ठीक है। और वहीं पर बाउंड बाय लॉ में क्या है कि आप कानून के द्वारा बाउंड है कि इसको आपको करना ही है, और अगर नहीं करेंगे तो उसको एक गलत एक्ट माना जाएगा और उसके लिए आप क्रिमिनली लायबल हो सकते हैं। तो यह डिफरेंस है जस्टिफाइड बाय लॉ एंड बाउंड बाय लॉ। तो बाउंड बाय लॉ किसमें दिया है? सेक्शन 14 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में, और जस्टिफाइड बाय लॉ किसमें दिया है? सेक्शन 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में, ठीक है। तो इन जनरल क्या होता है कि कोई एक नॉर्मल व्यक्ति तो होगा जो वह बाउंड बाय लॉ तो होगा नहीं, आप सीधा सोचिए। बट एक अभी हमने एक सेक्शन के बारे में बात किया था पिछले स्लाइड में, कि अगर कोई मजिस्ट्रेट के कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक नॉर्मल पब्लिक है, तो वह बाउंड बाय लॉ होता है, ठीक। बाउंड बाय लॉ होता है कि किसी चीज को करे, तो उस टाइम भी उसको हम सेक्शन 14 में मतलब कवर कर लेते हैं, ठीक। बट इन जनरल जो है सेक्शन 14 वह केवल बाउंड बाय लॉ पे काम करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर बाउंड बाय लॉ है तभी उस पर लागू होगा इन जनरल, मतलब 99% केसेस में। लेकिन एक ही एक्सेप्शन है जो कि हमारे पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है कि सब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बाउंड बाय लॉ होता है टू हेल्प एंड असिस्ट द मजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए आप बाउंड बाय लॉ हैं, ठीक है। तो सेक्शन 14 केवल इस सेक्शन को कवर करता है, एक प्राइवेट पर्सन जब बाउंड बाय लॉ होता है। लेकिन इन जनरल कोई पब्लिक अथॉरिटी होगा ना भाई, क्योंकि उसको एक ड्यूटी दे जाता है, मतलब वो बाउंड बाय लॉ होता है किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए, तो जनरली पब्लिक अथॉरिटीज पे भी सेक्शन 14 लागू होता है। लेकिन सेक्शन 17 को वहीं पर देखें तो यह बात करता है जस्टिफाइड बाय लॉ। तो इसमें तो खाली कोई प्राइवेट पर्सन हो या कोई पब्लिक पर्सन हो, अगर इंडिविजुअल लेवल पे उसने कोई एक्ट कमिट किया है और लॉ के द्वारा उसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि एक रॉन्ग नहीं है, ठीक है, उस चीज को, तो भाई उसको एक इसका मतलब क्या हो कि उसका जो एक्ट था या ओमिशन था जस्टिफाइड बाय लॉ है, मतलब कानून उसको गलत मान ही नहीं रहा है, तो क्या दिक्कत है? फिर उसको सेक्शन 17 में छूट मिल जाता है और उसको जस्टिफाइड बाय लॉ का जनरल डिफेंस मिल जाता है और वो छूट जाता है। तो इतना चीज हो गया कि इस वीडियो में हमने बात किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जस्टिफाइड एंड बाउंड बाय लॉ, और क्यों, कहां, कैसे लागू होता है, इसके बारे में हमने देखा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है, यहां मैंने नोट में इसलिए डाल दिया है क्योंकि हमने पिछले वीडियो में मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, गुड फेथ, इसके रिगार्डिंग हमने क्या नाम है बहुत अच्छे से एग्जॉस्टिव तरीके से उसमें बात की अपने पिछले वीडियो में, मतलब जिसमें हमने सेक्शन 14 को कवर किया है, उसमें हमने गुड फेथ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ को एग्जॉस्टिव वे में कवर किया है, और उसमें हमने मैक्सिमम लैंडमार्क केसेस को डाला है। तो इन दो टर्मिनोलॉजी को यहाँ हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के रिगार्डिंग अगर आपको केसेस वगैरह देखने तो आप पिछले वीडियो में मेरे जा सकते हैं, ओके। और इसको हम डिस्कस करेंगे कि मतलब क्या होता है इन जनरल। बट अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं, अच्छे समझना चाहते हैं, तो इन दो टर्मिनोलॉजी को अच्छे समझने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी आर इंपॉर्टेंट, और जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करना है सेक्शन 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो दोस्तों इसमें जो सेक्शन 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में बात करेंगे, जो कि बताता है कि एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। तो मतलब इसमें बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति जस्टिफाइड बाय लॉ है, व्यक्ति नहीं मतलब उसका एक्ट, तो अगर किसी व्यक्ति का एक्ट जो है मतलब उसने जो कार्य किया है, ठीक है। अब एक्ट जो होता है ये कमीशन है, डोमिशन दोनों होता है, ठीक है। तो कोई भी एक्ट जो एक पर्सन ने किया है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, जैसा कि हम पिछले स्लाइड में बात कर चुके हैं कि जस्टिफिकेशन क्या होता है, आप समझ गए होंगे, तो यहाँ दोबारा नहीं डिस्कस करने की जरूरत है। तो जब कोई भी व्यक्ति उसका एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ होता है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, ठीक है, वह बिलीव करता है कि उसका जो एक्ट है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, ठीक, तो उसको जनरल एक्सेप्शन दे दिया जाता है, मतलब उसको छूट दे दिया जाता है, उसकी जो क्रिमिनल लायबिलिटीज होती हैं उससे उसको एब्सॉल्व कर दिया जाता है, ठीक। तो अब पढ़ते हैं इसमें जो इसका बेयर प्रोविजन दिया है, वो दिया गया कि नथिंग इज एन ऑफेंस, ठीक है। तो कोई भी चीज एक ऑफेंस नहीं है। ऑफेंस को हम इस तरीके से समझेंगे, हमने अपने पिछले वीडियो में जो बेसिक वीडियो था उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि ऑफेंस का मतलब है कि
यहाँ पर यह भारतीय न्याय संहिता पे तो लागू ही होगा, मतलब भारतीय न्याय संहिता में जो भी चीजें पनिशेबल हैं उसको भी ऑफेंस मानेंगे, और जो लोकल लॉ और स्पेशल लॉ में ठीक है पनिशेबल हैं उनको भी ऑफेंस मानेंगे। अब स्पेशल लॉ के लिए पॉक्सो एक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑफेंस का मतलब यह नहीं कि केवल भारतीय न्याय संहिता में, ठीक है, कोई स्पेशल एक्ट है या लोकल एक्ट है उसको भी इसमें कंसिडर किया जाएगा ऑफेंस में। तो नथिंग इज एन ऑफेंस, तो कोई भी चीज एक ऑफेंस नहीं है जो कि एक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया, ठीक है, इज डन बाय एनी पर्सन। अब एनी पर्सन का मतलब समझिए, यहां पर एनी पर्सन एक कोई प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, कोई पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है, ठीक है, हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ। तो इसमें कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति मतलब क्या, एक प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, एक सरकारी व्यक्ति मतलब पब्लिक अथॉरिटी भी हो सकता है, ठीक है, और अगर उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो कि कानून के द्वारा जस्टिफाइड है, मतलब कानून उसको कह देता है भाई अगर ऐसा चीज हुआ है तो उसको हम क्या नाम है रॉन्ग मानेंगे ही नहीं, तो उस केस में उस व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यक्ति, एनी पर्सन लिखा ना, तो किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई जो कार्य किया गया है और वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, मतलब लॉ ने उसे डिक्लेयर कर दिया कि भैया आपका जो ये एक्ट है उससे हम गलत नहीं मान रहे हैं, रॉन्ग नहीं मान रहे हैं, तो उस केस में वह एक्ट जो किया गया है व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, उससे हम एक ऑफेंस नहीं मानेंगे। ठीक, इस चीज को इसमें बात किया जाता है। तो पहला लाइन कहता है कि अगर जस्टिफाइड है, और वहीं पर इसका जो दूसरा पार्ट है वह कहता है कि हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है, एंड नॉट बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। और दूसरा पार्ट ये कहता है, देखो पहला कहता है कि अगर व्यक्ति का एक्ट जो है वह जस्टिफाइड बाय लॉ है, ठीक है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है भाई और उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट में और गुड फेथ में उसको ऐसा बिलीफ होता है कि उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वह जस्टिफाइड बाय लॉ है, तब भी उसको छूट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को इसमें बताया गया है। अब एक चीज मैंने हम लोग अपने पिछले वीडियो में पढ़े थे जहां सेक्शन 14 के बारे में बात कर रहे थे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट को ही हम कानून में छूट देते हैं, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ को। अब उसमें हम बहुत एग्जॉस्टिव वे में बात किए थे विद केस लॉज, तो आप उसको उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब कि अगर आपने ड्यू अटेंशन नहीं पे किया है, मतलब कि अगर आप कोई जैसे समझ लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है और वह जा रहा है किसी को अरेस्ट करने, ठीक, और अरेस्ट करने से पहले उसने वहां पे जाके इंक्वायरी नहीं की कि भाई मैं जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने आया हूँ ये वही व्यक्ति है कि नहीं, और जाके किसी को भी पकड़ लाता है। तो अगर इस तरीके से उसका एक्ट है किसी व्यक्ति का, तो उसे हम कभी गुड फेथ मान ही नहीं सकते, क्योंकि उसने ड्यू अटेंशन एंड केयर प्रैक्टिस किया ही नहीं, ठीक है। तो इस यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड गुड फेथ का मतलब यही है। तो जो सेक्शन 17 है वह किसी भी व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वह एक प्राइवेट पर्सन हो या पब्लिक अथॉरिटी हो, ठीक है। और अगर उसके द्वारा कोई काम किया जाता है, कोई चीज किया जाता है जो कि कानून के द्वारा एक गलत कार्य नहीं माना जा रहा है या जस्टिफाइड है उसके द्वारा, ठीक है, वह एक रॉन्ग नहीं है, तब उसको छूट मिल जाएगा। दूसरे में अगर व्यक्ति को भाई बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट गुड फेथ में अगर उसको लगता है कि उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, ठीक है, तब भी उसको छूट दिया जाएगा, ठीक है, 17 में। ठीक, तो यह हुआ सेक्शन 17 के बारे में। अब इसको अगर ना समझ में आए तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करके देख सकते हैं। पहला जस्टिफाइड बाय लॉ अगर किसी का काम है, और दूसरा अगर वह मिस्टेक ऑफ फैक्ट में उसको लगता है गुड फेथ में, ठीक है, और ऐसा वो बिलीव करता है कि उसका जो काम कर रहा है वह जस्टिफाइड बाय लॉ है, तब भी उसे छूट दे दिया जाएगा, एक्सेप्शन दे दिया जाएगा। तो इसको हम ब्रेक करके भी समझ सकते हैं इसके दो पार्ट्स को। अब इसका जो इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल है, उदाहरण दृष्टांत है, उसको हम देखते हैं। ओके, तो इसमें यही हुआ ना कि एक द्वारा लगा कि जेड जो है एक मर्डर कमिट कर रहा है, और उसने उसको पकड़ के एक प्रॉपर पब्लिक अथॉरिटीज के सामने पेश किया, ठीक, और इस टाइम उसने अपना गुड फेथ में जो बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट था उसको एग्जर्ट किया, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था कि वो जाके किसी को ऐसे रैंडमली पकड़ लिया, उसने अपना ड्यू केयर एंड अटेंशन दिया उसको पकड़ने से पहले, ठीक, और उसको पकड़ के एक पब्लिक अथॉरिटी, प्रॉपर पब्लिक अथॉरिटी के सामने ले जाता है। ए जेड को एक प्रॉपर पब्लिक अथॉरिटीज के सामने ले जाता है। अब प्रॉपर पब्लिक अथॉरिटीज क्या होगा? पुलिस ऑफिसर, वही चीज पुलिस स्टेशन। तो इस केस में ए ने कोई भी ऑफेंस नहीं कमिट किया, ठीक है, क्योंकि उसने ड्यू केयर अपनाया है, मतलब गुड फेथ में चीजें की हैं। और एक जनरल पब्लिक को ये मतलब कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन दिया गया है लॉ के द्वारा कि अगर उसको ऐसा अपीयर होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया जा रहा है तो उसको सीज करो, पकड़ो और भाई लाओ उसको एक प्रॉपर अथॉरिटी के सामने, ठीक है। इस चीज को जो हमारा लॉ है जस्टिफाई करता है। तो इस केस में भी ए को ऐसा लगा था कि जेड के द्वारा एक मर्डर कमिट किया जा रहा है और उसको वे पकड़ के ले जाता है एक प्रॉपर पब्लिक अथॉरिटी के सामने, ठीक। तो इस चीज में ए के द्वारा कोई भी ऑफेंस नहीं कमिट किया गया। और यहां तक कि अगर बाद में ऐसा भी पता चले कि जेड मर्डर नहीं कर रहा था, जेड तो भैया अपना क्या नाम है सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था। मतलब हो सकता है कि जेड और वाई के बीच में झगड़ा हो रहा हो, ए को पता चले कि जेड वाई को मारने वाला है, तो अगर ए जेड को पकड़ लेके जाता है एक पुलिस ऑफिसर के सामने, तो ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। मतलब यहां तक भी बाद में पता चलता है कि जेड भैया जो जेड थे वो कि अपना मतलब सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे थे, तब भी ए की लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन एक चीज कंडीशन है कि गुड फेथ में होना चाहिए, मतलब प्रॉपर ड्यू केयर एंड अटेंशन के बाद एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप किसी को घसीट के ले जाओ, मतलब आपको सेक्शन 17 का जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो
अब हम देखते हैं कुछ लैंडमार्क केस लॉज को जो सेक्शन 17 के रिगार्डिंग है। ओके, तो इसका जो पहला केस है पिचाई वर्सेस स्टेट बाई इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ठीक है, ये क्या है, वड़ा मादुराई, ठीक है जो भी इसका नाम है, प्रोनाउंसिएशन है। तो इस केस का हम देखते हैं फैक्ट। तो इसमें क्या था कि इसमें हेल्ड किया गया था कि सेक्शन 79, पहले 79 था आईपीसी में, अब 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो इन जो सेक्शन 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक, अगर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है और वह जस्टिफाइड बाय लॉ है तो उसे एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज को इसमें बताया गया था। और इसका जो दूसरा पार्ट था उसको भी इसमें कहीं ना कहीं, मतलब कुल मिला के जो बेयर प्रोविजन था कि अगर जस्टिफाइड बाय लॉ है किसी व्यक्ति का एक, तो उसको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा क्रिमिनल लायबिलिटी से। और दूसरा बताया गया कि अगर उसको ऐसा मिस्टेक ऑफ फैक्ट में लगता है, ठीक, कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में इन गुड फेथ अगर उसको लगता है कि उसके द्वारा जो एक्ट किया गया है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, तब भी उसे छोड़ दिया जाएगा। इन दो चीजों के बारे में इसमें बात किया गया था। बस कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो सेक्शन 17 है भारतीय न्याय संहिता का, उसी को रीइटरेट कर दिया गया है इस जजमेंट में। ठीक, तो इस जजमेंट को याद कर सकते हैं। और जो दूसरा जो केस है वह है किरण बेदी एंड जिंदर सिंह वर्सेस कमिटी ऑफ इंक्वायरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं, इसके फैक्ट को देखते हैं। तो दोस्तों जो एक किरण बेदी जी का केस था, इसमें क्या था कि इस केस में एक वकील साहब को, ठीक है, सेंट स्टीफन कॉलेज के द्वारा, कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उनके द्वारा एक लॉयर को अरेस्ट किया जाता है और पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया जाता है। ठीक है, जहां इस केस में जो वकील साहब को अरेस्ट किया गया था पुलिस के द्वारा, उनको कोर्ट में लाया जाता है और उनको हैंडकफ करके लाया जाता है। हैंडकफ मतलब हथकड़ी लगा के लाया जाता है। इस चीज को देखते हुए जो अन्य वकील साहब होते हैं वो सब कहते हैं कि पुलिस, जो हमारे वकील साहब हैं, उनको आप मतलब हाथ में हथकड़ी लगा के नहीं ले जा सकते। ठीक है, क्योंकि अगर इन जनरल देखा जाए तो हैंडकफिंग जो है, ठीक है, वह अलाउड नहीं है। ठीक, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं। तो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, लॉयर्स लोग, लेकिन पुलिस इस पर ध्यान नहीं देती है। ठीक, और बाद में जो है वकील साहब रिलीज हो जाते हैं कोर्ट के द्वारा। ठीक, और इस केस में वकील साहब को रिलीज करने के बाद कोर्ट के द्वारा आदेश आता है कि जो ये पुलिस ऑफिसर्स थे, ठीक है, ये जो एक्ट कर रहे थे, मतलब वकील साहब को जो हैंडकफ करके लाए थे, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, ये कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाता है। ठीक है, लेकिन तो इसमें जो पेटिशनर साहब थे उन्होंने जो पुलिस का एक्शन था उसको जस्टिफाई किया, मतलब प्रेस स्टेटमेंट में, ठीक है, मीडिया के सामने उसको जस्टिफाई किया। और जो लॉयर वगैरह प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके अगेंस्ट कि उनके वकील साहब को हथकड़ी क्यों लगाया गया, ठीक है, और इस तरीके से कोर्ट क्यों ले जाया गया, तो उसके रिस्पॉन्स में भी, ठीक है, नाम है, वो जो पेटिशनर साहब थे वो लॉयर से मिलने नहीं आए और ऐसा उनके ऊपर एलिज किया जाता है कि उन्होंने वकीलों के अगेंस्ट में लाठीचार्ज कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि लाठीचार्ज होने के बाद जो वकील लोग होते हैं ना, वो बाद में एक स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। ठीक, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि ऐसा मतलब लगाया गया, एलिज किया गया कि एक भीड़ जो कि पेटिशनर साहब के द्वारा इंसाइट किया गया था, वह आके कोर्ट प्रीमाइसेस और कोर्ट्स पे अटैक कर देता है। ठीक है, तो अब पुलिस ऑफिसर जो पेटिशनर थे उनके ऊपर एक कमीशन बैठा जाता है इंक्वायरी का। ठीक है, और अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो जो भी व्यक्ति, ठीक है, जिसके ऊपर मतलब कमीशन बैठाया गया है और जो जिसके कंडक्ट को एक स्क्रूटनी में रखा गया है, तो उसको मतलब डिफेंड करने के लिए कुछ प्रोविजन दिए गए कि भाई हाँ, आप अपना पक्ष रख सकते हैं कि आपका एक्ट जो था वो जस्टिफाइड था कि नहीं। और यूजुअली ऐसा होता है कि ये जो डिफेंस दिया जाता है एंड ऑफ द इंक्वायरी दिया जाता है, मतलब इंक्वायरी खत्म तो आखिरी में आपको बुलाया जाता है कि आप अपने आप को डिफेंड कीजिए। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हुआ था कि जो पेटिशनर थे जिनके ऊपर इंक्वायरी बैठा था कोर्ट के द्वारा कि आपने हैंडकफिंग क्यों किया, जो भी उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे, तो इसमें क्या किया गया कि स्टार्टिंग में ही उनसे कहा गया कि आप अपने आप को जस्टिफाई कीजिए, मतलब अपना डिफेंस रखिए। लेकिन इसमें उन्होंने, जो पेटिशनर थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम ऐसा नहीं करना चाहते। ठीक है, और ये जो आप इनको मतलब आप जो कह रहे हैं कि डिफेंड करने का आप करिए पहले स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं करना है क्योंकि एज पर लॉ हमें एंड में करना है। तो जब पेटिशनर जी के द्वारा रिफ्यूज किया जाता है, ठीक है, तो जो कमीशन है वह डायरेक्ट करता है कि पेटिशनर को अंडर सेक्शन 213 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले अलग सेक्शन था, मतलब आप समझिए जो अब सेक्शन है 213, उसमें उनको क्या नाम है, पनिश किया गया था, प्रोजिक्यूट किया गया था, क्योंकि उनके द्वारा रिफ्यूज किया जा रहा था टू टेक एन ओथ और अफर्मेशन। ठीक है, इसके लिए कमीशन के द्वारा डायरेक्ट किया गया कि जो पेटिशनर हैं, ठीक है, उनको इसमें प्रोजिक्यूट किया जाए सेक्शन 213 में। अब इसके अगेंस्ट क्या किया जाता है कि पेटिशनर के द्वारा प्रोटेक्शन क्लेम किया जाता है अंडर सेक्शन 79, जो पहले 79 था, अब भारतीय न्याय संहिता में 17 और भारतीय न्याय संहिता है। ठीक है, और उनके द्वारा आर्गू किया जाता है कि उनका जो एक्ट था, मतलब पुलिस भाई अरेस्ट करेगी तो अरेस्ट करते टाइम मतलब जो भी कर रही है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, ऐसा उनके द्वारा कहना था। लेकिन मतलब कुल मिला के जो पेटिशनर साहब थे वो इस केस में कह रहे थे कि जो हथकड़ी लगाया गया था वो कहीं ना कहीं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट के टाइम का जो अधिकार है उसके अंदर आता है। ठीक,
तो ये जस्टिफाइड बाय लॉ है, लॉ के द्वारा इसको क्राइम नहीं माना जाना चाहिए, ऐसा आर्गुमेंट है। लेकिन सेक्शन 17 जो है डज नॉट प्रोटेक्ट एक्शन दैट आर अनजस्टिफाइड और एक्सीड व्हाट इज लीगली परमिटेड, ठीक है। तो सेक्शन 17 इस केस में हेल्ड हुआ कि सेक्शन 17 ऐसे किसी एक्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता जो कि लॉ के द्वारा अनजस्टिफाइड हो या एक्सीड करता हो, ठीक है, जो कि लीगली परमिटेड है किसी व्यक्ति को करने को। अब देखो भाई, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको अरेस्ट करने के लिए परमिटेड है ना कि आप भाई किसी को क्या नाम है ले जाके थाने में पिटाई करें उनकी, मतलब उनको आप क्या कहते हैं उसको टॉर्चर नहीं कर सकते ना, आप उनको टॉर्चर नहीं कर सकते, उनको हैंडकफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हैंडकफिंग एंड टॉर्चर जो होता है ये सब उनके ड्यूटी में नहीं आता, उनका ड्यूटी है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए एंड अरेस्ट कीजिए, दैट्स ऑल। तो इसलिए इसमें कहा गया कि देखिए आपका जो एक्ट है, ठीक है, आपको जो परमिटेड है लॉ के द्वारा वो अरेस्ट करने के लिए परमिटेड है, ना कि किसी व्यक्ति को आप हैंडकफ करके लाओ और उनको ऐसा कुछ करो, ठीक है। तो इसलिए आपको सेक्शन 17 में, धारा 17 में प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, इस चीज को इसमें हेल्प किया गया था, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो लैंडमार्क जजमेंट को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट जजमेंट को देखते हैं इसमें। तो जो नेक्स्ट जजमेंट है रिगार्डिंग सेक्शन 17 वह है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस एन वेणुगोपाल। तो इस केस में क्या था कि जो अक्यूज थे वो 3 पुलिस ऑफिसर थे, एक सब इंस्पेक्टर साहब थे, एसआई साहब थे, मतलब जो आईओ साहब होते हैं ना इन्वेस्टिगेट करते हैं वो थे, दूसरे हेड कांस्टेबल थे, तीसरे कांस्टेबल थे, मतलब भैया हायरार्की पूरी मेंटेन थी, ठीक है। तो 3 लोग थे इसमें अक्यूज, 3 पुलिस ऑफिसर। तो होता क्या है कि इनके द्वारा एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है इस सस्पिशन पे, ठीक है, कि उस व्यक्ति के द्वारा जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको रिसीव किया गया है और हाउस ब्रेकिंग का केस उसके ऊपर लगाया गया, ठीक है। तो इन दोनों सस्पिशन के ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया जाता है और 3 दिन के बाद पता चलता है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था वह किसी दूसरी जगह पर मरा हुआ पाया जाता है और उसके शरीर पे बहुत सारे इंजरीज थे, बहुत सारे चोट के निशान थे। तो जो इसमें प्रोसिक्यूशन था उसके द्वारा अलेंज किया जाता है, मतलब उसके द्वारा कहा जाता है या आरोप लगाया जाता है कि जो पुलिस थे, पुलिस के द्वारा जो डेड व्यक्ति है उसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया था और टॉर्चर किया गया, ठीक है, ताकि उससे कन्फेशन लिया जा सके। और पुलिस अथॉरिटीज को लगा कि उनको रियलाइज हुआ कि जो इंजरीज हैं, उन्होंने जितना पिटाई किया बेचारे का, ठीक है, वो बहुत सीरियस हैं, तो उन्होंने बॉडी को कहीं फेंक दिया ताकि उनका जो एक्शन था, मतलब टॉर्चर करने का या उनके द्वारा जो यह बहुत सारा पिटाई हुआ था उस व्यक्ति का, और उनको पता है कि मर जाएगा तो भाई पूरी लायबिलिटी पुलिस ऑफिसर के ऊपर आएगी, इसलिए इस चीज को कंसील करने के लिए उन्होंने इस बॉडी को कहीं दूसरे जगह फेंक दिया। तो ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज को कन्विक्ट किया, ठीक है, बट हाई कोर्ट ने कन्विक्शन का जो यह वो था ना ऑर्डर था उसको ओवरटर्न कर दिया, मतलब हटा दिया और कहा, और इसमें वो भाई सही नहीं था हाई कोर्ट, लेकिन मिस्टेकिंगली उन्होंने बिलीव किया कि कोई भी एक्शन जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के टाइम किया जाता है, ठीक है, एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते समय एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोई भी काम जो किया जाता है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, ठीक है। जैसा कि हम किरण बेदी जी के केस में देखे थे, उसमें भी उनका कहीं ना कहीं आर्गुमेंट यही था, लेकिन उनको प्रोटेक्शन नहीं किया था। तो इसमें भी पुलिस ऑफिसर के जो एक्शन है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसको जस्टिफाइड बाय लॉ घोषित किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, और इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया था, लेकिन कन्विक्शन को यहाँ पर ओवरटर्न कर दिया गया, मतलब नहीं माना गया हाई कोर्ट के द्वारा, और कहा गया कोई भी कार्य, कोई भी एक्ट जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसी क्राइम को, तो वह जस्टिफाइड बाय लॉ है। लेकिन जब ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाता है अपील में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लेरिफाई किया जाता है कि जो एक्ट होना चाहिए पुलिस का वो लीगल प्रोविजन के अंडर किया जाना चाहिए, ठीक है, और जो उनका ड्यूटी है, ठीक है, जो पुलिस ऑफिसर है उनका ड्यूटी है और उन्होंने जो काम किया है, ठीक, उसके बीच में जो होना चाहिए, ठीक, एक रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब अगर आपका ड्यूटी है कि अरेस्ट करने का और आप लाके उसको इलीगली टॉर्चर करते हैं और पीटते हैं, तो जो आप पीटते हैं उस एक्ट को भाई हम लीगल ड्यूटी में नहीं मानेंगे, इस चीज को इसमें बताया गया और कोर्ट के द्वारा पाया गया कि जो बीटिंग का एक्ट है, कन्फाइनिंग का एक्ट है और बॉडी को डिस्पोज करने का जो एक्ट है उसका कोई भी रिलेशन नहीं था लॉफुल इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, और कंसिक्वेंटली द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स द हाई कोर्ट्स जजमेंट एंड कन्विक्टेड द अक्यूज। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको रिवर्स कर दिया गया, मतलब उसको ओवरटर्न कर दिया गया, और जो सेशन कोर्ट के द्वारा किया गया था उसको सही मानते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर को कन्विक्ट किया। तो सीधा से इसमें कहा कि भैया जो आप काम कर रहे हो और जो आपकी लीगल ड्यूटी है उसमें रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए, मतलब आप अरेस्ट करने जा रहे हो, चलो ठीक है, एक रीजनेबल फोर्स लगा लो कि व्यक्ति भाग रहा है तो पकड़ लो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ड्यूटी है आप इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसको अरेस्ट करके लाके आप वहां पर एक प्रॉपर अच्छे वे में, मतलब उसके ह्यूमैनिटी को समझते हुए, उसकी भी लीगल राइट्स जो हैं उसको समझते हुए
अगर आप उससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो तो भाई प्रोटेक्टेड बाय लॉ है, लेकिन वहीं पर आप उसको भाई क्या नाम है पीटते हैं, उसको इलीगली कन्फाइन करते हैं, उसके बाद उसको पीट के उसकी बॉडी को कहीं डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो दीज आर नॉट रीजनेबली कनेक्टेड विद द ड्यूटी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। तो इस चीज को इसमें बताया गया, ठीक है। तो कहा गया कि जो काम किया जा रहा है पुलिस ऑफिसर के द्वारा और जो उनकी लीगल ड्यूटी है उसमें एक रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए, तभी उनको सेक्शन 79 जो पहले था अब 17 है भारतीय न्याय संहिता का, तो उसमें प्रोटेक्शन दिया जाएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो लैंडमार्क जजमेंट को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट केस को देखते हैं, जो कि है राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण का केस। तो भाई राज कपूर साहब की मूवीज हाई लेवल की होती थी, आप कभी सर्च करके देखना, ठीक है। तो इनका एक मूवी आया था जिसका नाम था सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब अभी के लिए समझ लो एडल्ट रेटेड मूवी है, ए रेटेड मूवी है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण जो केस था, इसमें पेटिशनर के द्वारा जो फिल्म प्रोड्यूसर थे उन पे चार्ज किया गया था, ठीक है, ऑब्ससीनिटी का केस, जो कि पहले सेक्शन 292 में था आईपीसी में, लेकिन अब जो है सेक्शन वो है 294 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो इस सेक्शन में सत्यम शिवम सुंदरम जो मूवी आया था उसके फिल्म प्रोड्यूसर पे 294, पहले 292 था, 294 है, याद रखो, ठीक है। 294 में उनको कन्विक्ट किया गया, सॉरी कन्विक्ट नहीं, प्रोसिक्यूट किया गया, मतलब उनके ऊपर ऐसे चार्जेस लगाए गए। तो जो इसमें प्रोड्यूसर साहब थे उनका मतलब आर्गुमेंट था कि भाई हमें फिल्म को पब्लिक स्क्रीनिंग के लिए सर्टिफिकेट मिल चुका है भाई सेंसर बोर्ड अंडर सिनेमेटोग्राफी एक्ट ऑफ 1952, और अब हमें प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहिए, ठीक। तो इस बात से मतलब जो पिटिशनर के द्वारा कहा गया था कि हाँ हमें भैया जब सेंसर बोर्ड अंडर सिनेमेटोग्राफी एक्ट ऑफ 1952 में अगर हमें परमिशन मिल गया कि आप इस मूवी को पब्लिक स्क्रीनिंग के लिए ले जा सकते हैं, मतलब या मूवी को आप थिएटर में चला सकते हैं, तो हमें क्यों प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तो इस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सही माना गया, और उन्होंने इस केस में यह रूल दिया कि अगर कोई एक्ट, ठीक है, कोई एक्ट जो कि कानून में एक ऑफेंस है, मतलब किसी कानून में बताया गया कि जो एक्ट है ये कानून में ऑफेंस पाया जाएगा, वह हमेशा एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है, यदि लॉ उसको कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। मतलब कहने का मतलब जैसे 292 जो था पहले सेक्शन आईपीसी में, अब 294, तो 294 में क्या दिया गया है, ऑब्ससीनिटी दिया गया है। तो अगर ऑब्ससीनिटी दिया गया है और इसको कोई कानून के द्वारा मान लिया जाता है कि परमिशन दे दिया जाता है कि आप इसको कर सकते हैं, तो भले ही 294 पहले एक क्या नाम है क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन अगर उसको कोई लॉ के द्वारा उसको एक्सेप्शन दे दिया जाता है तो फिर भाई उसको हम 294 में चार्ज नहीं कर सकते, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें कहा गया, ठीक है। और इसमें रूल किया गया कि इवन इफ एन एक्ट इज लीगली डिफाइंड एज एन ऑफेंस इट माइट नॉट ऑलवेज लीड टू गिल्ट इफ द लॉ प्रोवाइड्स एक्सेप्शंस, वही चीज जो मैं बताया हूं, ठीक है। तो क्योंकि इस फिल्म को अप्रूव कर दिया गया था सेंसर बोर्ड के द्वारा, ठीक, गुड फेथ में, जो कि प्रोटेक्टेड है अंदर सेक्शन 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक। तो इसलिए इसमें जो क्या नाम है फिल्म प्रोड्यूसर थे उनको सेक्शन 17 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया, क्योंकि भले ही उनका एक्ट जो 292 था, अब जो 294 है भारतीय न्याय संहिता में, वह एक क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन जब सिनेमेटोग्राफी एक्ट के द्वारा उनको भाई सर्टिफाइड कर दिया कि हाँ आप चला सकते हो ए रेटिंग के साथ, तो फिर उसको हम एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं मानेंगे, ठीक है, और उनको अब प्रोटेक्शन दे दिया जाएगा, क्योंकि भाई अब क्या नाम है अगर सिनेमेटोग्राफी एक्ट उनको जस्टिफाई कर रहा है तो वह एक क्रिमिनल एक्ट नहीं है। इस तरीके से उनको सेक्शन 17 में भारतीय न्याय संहिता के, मतलब पहले सेक्शन 17 नहीं था, 79 ऑफ इंडियन पिनल कोड था, लेकिन अब 17 में उसको समझना, क्योंकि चेंजेस ज्यादा हुए नहीं दोनों सेक्शंस में, 17 में उनको प्रोटेक्शन दे दिया गया था, ठीक, और कहा गया कि आपका जो एक्ट है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, इसलिए आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो यह पूरा केस था राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण का केस। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो जैसा कि दोस्तों अपने पिछले स्लाइड्स में देख चुके हैं कि जो सेक्शन 17 है उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है और उससे संबंधित कुछ लैंडमार्क केसेस थे जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं इस स्लाइड में कि जो सेक्शन 17 है, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता का, और जो सेक्शन 218 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, उसमें डिफरेंस क्या है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 17 एंड सेक्शन 218, ओके। तो दोस्तों जो सेक्शन 17 है वह किसी व्यक्ति के एक्ट को जस्टिफाई करता है, ठीक है, बाय लॉ। वहीं पर जो और जो सेक्शन 218 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, जो पहले सीआरपीसी था, ठीक है, वह एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट ही। मतलब कि जो सेक्शन 17 है वह कहता है कि आपके ऊपर जो चार्जर लगाए गए हैं उसके लिए आप मतलब वहां पर प्ली कर सकते हैं कि ये जो चार्जर मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो गलत है क्योंकि मुझे जस्टिफिकेशन बाय लॉ था जो एक मेरे द्वारा किया गया है। लेकिन सेक्शन 218 जो है वो डायरेक्टली कहता है कि आपका अगेंस्ट केस चलेगा ही नहीं, ठीक है, इसी को डायरेक्ट प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है, कोई जज साहब
या कोई पब्लिक सर्वेंट जो कि अपना क्या नाम है ड्यूटी जो है ऑफिशियल ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम उनके द्वारा कोई एक्ट कमिट किया जा रहा है, तो उसके लिए कोई भी कोर्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकता विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब बिना गवर्नमेंट के परमिशन के कोई भी कोर्ट, अगर कोई भी व्यक्ति जो कि कोई जज साहब हैं या पब्लिक सर्वेंट हैं और वह कोई ऐसा एक्ट किए हैं जो कि उनके ड्यूटी के अंडर था, तो उस टाइम अगर उनको प्रोसिक्यूट करना है उस एक्ट के लिए, तो उससे पहले जो गवर्नमेंट का परमिशन, प्रायर परमिशन या सैंक्शन रिक्वायर्ड है, इसको बताया गया। तो देखा जाए तो इसमें यही चीज है कि जो सेक्शन 17 है वो एक सब्सटेंटिव प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, और तो यह एक सब्सटेंटिव प्रोटेक्शन है अगेंस्ट कन्विक्शन, और ठीक है, जो कि पब्लिक सर्वेंट और अदर व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ है। लेकिन वहीं पर अगर हम सेक्शन 218 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को देखें तो इसमें क्या है कि ये प्रोसीजरल सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है, अगेंस्ट ट्रायल। मतलब देखो 17 में आपका ट्रायल होगा, ट्रायल के बीच में आप इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 218 जो है वह जज साहब को और पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बिफोर ट्रायल की। आपका ट्रायल होगा ही नहीं अगर गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन नहीं आएगा तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस है, इसमें भी सेम चीज को डिफाइन किया गया, मतलब डिट्टो इसमें बताया गया है, ठीक। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि सेक्शन 17 एंड 14 जो हमारे अभी भारतीय न्याय संहिता में है वो पहले 76 एंड 79 ऑफ आईपीसी हुआ करता था। तो उस टाइम जो हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिकमेंडेशन आया था कि ये दोनों सेक्शन को हम चेंज करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है ताकि बेटर क्लैरिटी हो सके। तो उनके द्वारा कहा गया था कि जो सेक्शन 76 और 79 है उसमें दो पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जो पहला पार्ट है उसको एक साथ में लाके 76 बना दिया जाए, सेक्शन 76 बना दिया जाए, जैसे कि, और इसको हम ऐसे रेड कर सकते हैं कि एक्ट रिटन बाय ए पर्सन बाउंड और जस्टिफाइड बाय लॉ। तो दोनों अगर सेक्शन पढ़े हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं 76 एंड 79, जो 14 एंड 17 है, तो पढ़ चुके हैं, तो उसमें स्टार्ट ये ऐसे होता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए पर्सन, दोनों में ये चीज सेम है। और फिर दो अलग अलग वर्ड यूज हो जाता है, 76 में यूज हो जाता है कि बाउंड बाय लॉ, और 79 में यूज होता है कि जस्टिफाइड बाय लॉ डूइंग इट, ठीक है। तो कहा गया कि जैसे देखो जो पहले वाला जो स्टेटमेंट है, जो क्लॉज है, उसको एक साथ जोड़ दो दोनों का, 76 और 79 का, और उसका अलग से 76 एक सेक्शन बन जाएगा, और इसमें केवल उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उस चीज को दिया जाएगा कि जो जस्टिफाइड एंड बाउंड बाय लॉ है उनको यहाँ का अलग से दे दिया जाए, और जो पार्ट 2 बचता है 76 और 79 का, उनको अलग से कंबाइन कर दिया जाएगा, जिसमें कि वो बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट गुड फेथ में ऐसा बिलीव करते हैं कि वो जस्टिफाइड या बाउंड बाय लॉ है टू डू एन एक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से उनके द्वारा रिकमेंडेशन आया था कि 76 अलग से बन जाए और 79 अलग से बन जाए। 76 और 79 के स्टार्टिंग के क्या नाम है क्लॉज दिए हैं उनको कंबाइन करके बना दिया जाए 76, और जो 79 था उसमें कहा गया कि 76 और 79 के जो लेटर क्लॉज हैं उनको एक साथ क्लब करके एक अलग सेक्शन बना दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज रिकमेंड किया गया था ताकि इससे बेटर क्लैरिटी आ सके और समझ में आ सके व्यक्तियों को, ठीक है। लेकिन इस रिकमेंडेशन को अब भी ना फॉलो किया गया, क्योंकि अगर आप देखें भारतीय न्याय संहिता 2023 आ गया है और उसका सेक्शन 14 एंड 17 जो है भारतीय न्याय संहिता का, और डिट्टो कॉपी पेस्ट है सेक्शन 76 एंड 79 ऑफ आईपीसी रिस्पेक्टिवली, लेकिन तब भी इसमें कोई चेंज नहीं आया, पुराना ही सब कुछ कॉपी पेस्टेड है। तो ये रिकमेंडेशन तो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। और इसी के साथ अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा तो मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और ऐसे ही अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारा जो मैक्सिमम रीच बढ़ सके, और लाइक करें हमारे वीडियो को ताकि हमारा मोटिवेशन मेंटेन रहे। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।